अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स का, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। हर एक न्यूमेरिकल का जो टाइम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उस पर क्लिक करके जो न्यूमेरिकल आप देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। चैनल पर आपको बाकी वीडियोस भी मिलेंगी, मैथ की भी मिलेंगी, आप उनको भी ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको वो भी अच्छी लगेंगी, समझ आएगी। वीडियो आपने देखनी है। अगर किसी न्यूमेरिकल में इशू हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ना हो तब भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर चैनल को मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका लिखा हुआ है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। आपके पास एक स्टील की वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। मान लें कि वो ये स्टील की वायर है और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 2 मीटर है जो उन्होंने दी हुई है। आगे वो कहते हैं एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि इसका यहाँ पे जो एरिया है इस वायर का वो भी उन्होंने दे दिया हुआ है। एंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। कोई फोर्स इस पे लगी है जिसने इसको खींचा है, खींच कर, और वो जो फोर्स लगी है वो कितनी लगी है, 400 न्यूटन की फोर्स लगी है। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, अगर इस स्टील का यंग मॉडुलस ये हो, कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। आपने ये बताना है कि वायर की लेंथ में कितना इजाफा हुआ है, एक्सटेंशन कितनी हुई है। जाहिर है जब फोर्स लगेगी तो इसकी लेंथ में इजाफा तो होगा, तो फोर्स लगने के बाद यहाँ से इतना हिस्सा इंक्रीज हो गया लेंथ का। यही हमने मालूम करना है कि ये कितना हिस्सा इंक्रीज हुआ है, ऐसे हम कहेंगे चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन कह लेंगे, लेंथ में हमने मालूम करनी है। डाटा लिखते हैं पहले। सबसे पहली चीज लेंथ दी हुई थी 2 मीटर। ये चूंकि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है तो इसलिए एल के साथ मैंने छोटा सा ओ लगा दिया, मतलब ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद उन्होंने एरिया दिया हुआ था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी हमने लिख लिया। देन बता दिया कितनी फोर्स लग रही है, 400 न्यूटन, वो भी हमने लिख ली। यंग मॉडुलस की वैल्यू दी हुई थी तो वो भी हमने लिख ली। फाइंड की तरफ चलते हैं। हमें फाइंड करनी है इसके अंदर एक्सटेंशन के कितना लेंथ में इजाफा हुआ है, तो वो हमने लिख लिया, वो फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यंग्स मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जो यंग मॉडुलस है वो किसके बराबर होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस यहाँ पर बराबर है फोर्स ओवर एरिया के। ये फॉर्मूला सारा यंग मॉडुलस वाले टॉपिक में आपने ड्राइव भी किया हुआ है, बनाया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और नीचे आता है आपके पास डेल एल डिवाइडेड बाय एल नोट। इसको थोड़ा सा पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू भी बटे में है, नीचे वाली भी बटे में। जब ऊपर और नीचे वाली बटे में होती है तो होता यह है कि जो इसके एंड वाली वैल्यू है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है और दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। या अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके यूँ लिखूँ कि एफ डिवाइडेड बाय ए, ये जो डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो नीचे वाली वैल्यू का क्या बदल जाएगा, बटा बदल जाएगा, फ्रैक्शन बदल जाएगी, तो एल नोट ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल एल नीचे आ जाएगा। अब आप देखिए आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम ये चीज़ करनी है ना, एक्सटेंशन ऑफ वाई, वो यहाँ पर है डेल एल। अब इसको आप यहाँ से उठा के इधर ले आए, इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यंग मॉडुलस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर आ गया। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई एल नोट एज इट इज डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ही डिवाइड लगा दें यहाँ पर, एफ मल्टीप्लाई एल नोट डिवाइडेड बाय एरिया और यंग मॉडुलस। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, सारी वैल्यूज अवेलेबल है। फोर्स की बात की जाए तो वो 400 थी, तो फोर्स की जगह पे 400 आ गया। अगर ओरिजिनल लेंथ की बात की जाए तो वो थी 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। डिवाइड एरिया, एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ था 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ गया। और यंग मॉडुलस की वैल्यू भी दी हुई है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। नहीं जी, बस अब आप इसे सोल्व करते जाएं। ऊपर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 800 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पर 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा,
और 10 वाली पावर्स आपस में सोल्व होंगे। आपको पता है ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो बेस सेम होगी, बेस एक बार लिखेंगे, पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ से आ गया -6 और यहाँ से आ गया प्लस के 11। मजीद आप देख लें तो डेल एल इज इक्वल टू, ये 4 और 800 इनकी भी कटिंग होती है ना, 4 1 4 और 4 2 8, तो ये तो कट गए, ऊपर बच गया 200, 2 और ये 2 0 बच गए। डिवाइड में हमारे पास था 10 की पावर 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेगा, ये +5 है, ऊपर आके -5 हो जाएगा, तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। इसको आप मज़ीद आप देखें कि ये जो 200 है, मैं इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ। तो बात कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि जैसे कि इसका पॉइंट यहाँ पर है, मैं इसे 2 के पीछे लाऊंगा तो 2 रकमें छोड़ूंगा तो 10 की पावर 2 आएगा साथ में, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये पहले से जो था 10 की पावर -5 वो एज इट इज ही रहेगा। अब अगेन इस पर भी हम वो बात अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे कि बेस सेम होगी ना, तो बेस हम एक बार लिख देंगे और पावर्स आपस में प्लस माइनस होंगी, तो 2 -5, इनको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे आप ये सारा कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ क्योंकि ये बाज़ का कैलकुलेटर नहीं भी होता, तो ये इतनी छोटी कैलकुलेशन आप ज़ुबानी कर लें। ये इतना भी ठीक है आपका जवाब, नहीं तो आप इसे ओपन करके लिख सकते हैं कि 10 की पावर 3 है, इसे आप खोल दें, मतलब नॉर्मल फॉर्म में लेके आए तो -3 का मतलब है 0.3 रकम में आगे छोड़ जाएगा, तो अभी पॉइंट यहाँ पर है, पहली रकम 2 हो जाएगी, आगे रकम नहीं है तो 0 आएगा, 1 2 3, 3 रकमें हो गई। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद भी 0 लगाते हैं, आगे आ गया मीटर, नहीं जी, जो लेंथ में इजाफा होगा वो 0.002 मीटर होगा, और यही आपका जवाब है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। न्यूमेरिकल तो सिंपल था, आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप भी करके आपको दिखा दी। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, मूव करते हैं सेकंड की तरफ। जी सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है अ स्प्रिंग विद द कांस्टेंट, अ स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बता दिया वो 200 है, और न्यूटन पर मीटर क्या है, इसका यूनिट है। ये भी वैसे ज़हन में रखें, एमसीक्यूज में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो न्यूटन पर मीटर। इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5 मीटर, और उसको आपने खींचा है तो उसकी लेंथ में कितना इजाफा होगा, 0.5 मीटर। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, आपने बताना है उस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। तो मान लीजिए वो स्प्रिंग आपके पास ये है, आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ में इजाफा हो गया, तो ये इजाफा कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 मीटर का इजाफा हुआ, 0.5 मीटर का इजाफा हो गया। इसको हम कहते हैं एक्स, इसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस इजाफे को, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं उस साइड पे लिख देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ में इंक्रीज हुआ, और इसे हम कहेंगे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे 0.5 मीटर इजाफा हुआ लेंथ में। आगे वो कहता है फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, आपने बताना है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। चलें काम शुरू करते हैं, पहले डाटा लिखते हैं हम। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, लिख ली। एक्सटेंशन मतलब लेंथ में कितना इजाफा था वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट फाइंड करनी है हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन पे आते हैं, आपका टॉपिक है बुक में 5.6, उसके अंदर हमने यही चीज़ सीखी है कि किसी स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर आपने अगर ये मालूम करना है कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो उसका ये फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू, ई का मतलब है एनर्जी, बराबर है 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब E का मतलब होता है एनर्जी, अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उससे आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, तो मैं इसे सिंपल ई से रिप्रेजेंट करने की बजाय पी भी लगा दे, तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, आप ना भी पी लगाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से आएगी, और इसकी सारी वैल्यूज है हमारे पास, जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट है 200, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 200। इस बात का ख्याल रखना कि स्प्रिंग कांस्टेंट को छोटे के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप भी छोटा के ही लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन की, एक्स है 0.5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0.5, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आएगा। अब 200 2 पे डिवाइड होगा तो 100 आ जाएगा, 2 1 2, तो 100 बच गया यहाँ से।
इसका जब हमने स्केयर लिया तो 0.25 आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब कि 25 जूल जो एनर्जी है वो स्टोर हुई है आपकी स्प्रिंग के अंदर। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल था। ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। आप शुरू करते हैं थर्ड जी। 5.3 लिखा हुआ है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। आपके पास कॉपर की कोई वायर है, मान ले जी वो आपके पास ये वायर है कॉपर की, और इसकी लेंथ उन्होंने बता दिया 3 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आगे वो कहता है इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। उस पर कोई फोर्स अमल करती है 500 न्यूटन की, 500 न्यूटन की फोर्स लगती है उस पर। कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर। आपने बताना है इस वायर के अंदर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, और इस वायर के लिए यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है वो भी उन्होंने आपको दे दी हुई है। तो जो डाटा दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम। हमें उन्होंने लेंथ दी थी 3 मीटर, वो लिख ली। एरिया बता दिया था उन्होंने क्रॉस सेक्शनल, वो भी लिख लिया। फोर्स उन्होंने बताई थी 500 न्यूटन लग रही है, वो भी लिख ली। उसके बाद यंग मॉडुलस की वैल्यू दी हुई थी तो वो भी हमने लिख ली। फाइंड हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो सिंबल है ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस के लिए ये यूज होता है, स्ट्रेन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। सॉल्यूशन पे आते हैं तो वन बाय वन फाइंड करते हैं। पहले चूंकि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी स्ट्रेस की। इसको जरा उठा के ऊपर ले आते हैं, ये लें। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्ट्रेस है वो बराबर होती है फोर्स, स्ट्रेस बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। अब दोनों ही वैल्यूज अवेलेबल है, लिख देते हैं। स्ट्रेस को ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स के लिए एफ आ जाएगा और एरिया के लिए ए आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स लग रही थी हमारे पास 500 न्यूटन तो 500 आ गया, डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इनको अब आपने डिवाइड करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है। 500 1 पे डिवाइड होगा तो 500 ही वापस आ जाएगा और ये 10 की पावर -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगी। मजीद आप देखें कि यहाँ पर अभी पॉइंट इधर है, मैं अगर इस पॉइंट को उठा के 5 के पीछे लेके जाता हूँ तो 2 रकमे में छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए 10 की पावर में 2 का इजाफा हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पहले 6 है तो जमा 2 हो जाएगा, जमा 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब स्ट्रेस का यूनिट होता है साथ में न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर सेम यूनिट है, बेसिकली चीज़ें भी सेम है लेकिन काम थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से नाम डिफरेंट कर लेते हैं हम। तो यहाँ तक हमने इसका स्ट्रेस फाइंड कर लिया। अब बारी है स्ट्रेन की। तो नीचे अब हम स्ट्रेन की हेडिंग दे देते हैं। स्ट्रेन के लिए मैं यंग मॉडुलस यूज करूंगा। तो यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है जी, तो यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस से डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस को हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ईटा के लिए ये स्ट्रेन के लिए ये वाला सिंबल है। वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हमने चूंकि ये फाइंड करना है, ये डिवाइड है, इससे इधर ले आते हैं और y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस, ठीक है। तो जगह चूंकि थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं सबको उठा के थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ ताकि बाकी समय ये यूज कर सकूं। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। स्ट्रेस की बात की जाए तो वो हम फाइंड कर चुके हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, नीचे है यंग मॉडुलस तो उसकी वैल्यू भी हमें पता है, वो दी हुई है उन्होंने 1.1 10 की पावर 11। तो यहाँ आएगा जी 1.1 10 की पावर 11। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.545 और मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये ऊपर 8 है, 11 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखिए आप राउंड अप भी कर सकते हैं। 4.5 जब 5 हो ख़त्म करके आगे वाले में एक ऐड कर देंगे तो 4 में ऐड होके 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनको माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब -3 को अगर आप इसे नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं तो क्या होगा,
के पॉइंट 3 रकमें छोड़ेगा, तो पहली रकम तो 4 हो गई, ये दो तो ऐसे रहेंगे, पॉइंट पहली 4 हो गई, आगे वैल्यूज नहीं है तो 0 आएगा, पहली 4 दूसरा 0 तीसरा भी 0 आ गया। लें जी, पॉइंट 3 रकमें आगे मूव कर गया तो आपके पास ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, क्योंकि बुक में भी ऐसे है। अब इसका यूनिट कोई भी नहीं होता साथ में, ये ध्यान में रखिए, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। यहाँ तक आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3। मूव करते हैं 4 की तरफ जी। फोर्थ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड मैस 5 kg एंड डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर, कि एक ब्लॉक है लकड़ी का जिसका मैस 10 किलोग्राम है और उसकी डेंसिटी 600 है, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। कैलकुलेट दी बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी ब्लॉक, आपने बताना है कि ये उस पर कितनी फोर्स अमल कर रही है। ये जो बॉयंट फोर्स होती है बेसिकली ये अपथ्रस्ट जिसे हम कहते थे उसी फोर्स का ये दूसरा नाम है। अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लें कि आपके पास ये पानी का एक टैंक है, इसके ऊपर लकड़ी का ब्लॉक तैर है, तो ये रहा लकड़ी का ब्लॉक जिसकी वो बात कर रहा है। आपको यही बताना है कि इस लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर पानी कितनी फोर्स लगा रहा है। ज़ाहिर है ये तैर है तो पानी ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लगा रहा है, उसी फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स। आपको वही फोर्स क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जब भी किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो लिक्विड उसके ऊपर ऊपर की तरह एक फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स। उन्होंने आपको पानी की डेंसिटी भी दे दी है, तो डाटा पहले लिख लेते हैं, फिर आपको इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ये कैसे मालूम किया जा सकता है। तो डाटा की बात करते हैं। मैस दिया हुआ था 10 kg, वो लिख लिया। ब्लॉक की डेंसिटी दी हुई थी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो लिख ली। पानी की भी डेंसिटी दी हुई थी तो उसे हमने डेंसिटी 2 कह दिया, वो था 1000। अब हमने मालूम क्या करनी है, बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड करनी है। सोल्यूशन पे आते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आप आपके जहन में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे अर्शमिद्दस प्रिंसिपल लगा दें। मैं आपको ना बुक पर लेके चलता हूँ, बुक से दिखाता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपकी बुक में टॉपिक है अर्शमिद्दस प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। अब इसके अंदर हमने बेसिकली यही कैलकुलेट किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर उसे धकेला जाता है तो पानी उस पर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है। तो एट दी एंड हमारे पास ये फॉर्मूला आया था अपथ्रस्ट का। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज हम करते हैं जब आपकी बॉडी पानी के अंदर हो, मतलब लिक्विड के अंदर अंदर चली जाए। जब वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई तो किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, काम आपका ज्यादा हो जाएगा। एक बड़ी शॉर्टकट एक लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है, वो नेक्स्ट टॉपिक है इससे, फ्लोटेशन वाला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है, अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि however an object float if its weight is equal or less than the upthrust, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैर रहा है तो उसका जो वजन है वो ही किसके बराबर होगा जितनी पानी उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही है, यानी कि पानी की जो फोर्स है उसके वजन के बराबर होगी। आगे उसने ये वाज़ह भी कर दिया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन अ फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी माया के अंदर तैरता है, द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है वो उसके वजन के बराबर होती है। ये एक लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन बचा लेगी। तो इसमें हमने ये समझा कि जब कोई बॉडी पानी के ऊपर या किसी भी लिक्विड के ऊपर तैर रही होती है तो उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, जितना उसका वजन होता है उस बॉडी का। तो जितनी पानी फोर्स लगा रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना उस बॉडी का वजन है। तो हम अगर वजन मालूम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पानी कितनी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। यही हमारा न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं, वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो यही बात हमने जो आपको बताई अभी कि जब कोई बॉडी पानी के ऊपर, यहाँ पे पानी है तो मैं पानी का वर्ड यूज करूंगा, पानी के ऊपर तैर रही होगी तो उस पर जो पानी फोर्स लगा रहा है वो बेसिकली किसके बराबर होगी, जितना उसका वेट है। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अंदर ये लाइन आपको बुक से भी दिखा दी और ये वैसे भी लॉजिकल भी ये बात प्रूव है, क्योंकि देखिए ना ये पानी के ऊपर मौजूद है, ये नीचे भी तो आ सकता था ना, या फिर पानी से उछल कर ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीचे तब आता जब इसका अपना वजन ज्यादा हो जाता पानी की फोर्स से, तो ये नीचे आ जाता और ये ऊपर उछल के जाता अगर पानी की फोर्स ज्यादा हो जाती, लेकिन ये दरमियान में है। तो मतलब क्या हुआ कि वेट
और पानी की फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। अब इसी बातों को हमने लिख दिया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन अ फ्लूइड द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही जो बुक वाली लाइन थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर या किसी लिक्विड के अंदर ऊपर फ्लोट कर रहा होता है तो बेसिकली उसके वेट के बराबर ही अपथ्रस्ट फोर्स होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिर मेरी अपथ्रस्ट फोर्स या जिसे मैं कह रहा हूँ बॉयंट फोर्स कह रहा हूँ वो बराबर होगी वेट के। तो बॉयंट फोर्स बराबर होगी जितना उस बॉडी का वेट है, और वेट आपको पता है कि किसके बराबर होगा, F लिख देते हैं फोर्स के लिए और इसके लिए वेट W आ जाएगा, और W बराबर है mg के। वैल्यू सारी अवेलेबल है हमारे पास। मैस उन्होंने दिया हुआ है उसका 10 kg, तो मैस की जगह पर 10 आ जाएगा और G की वैल्यू होती है 9.8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 98 न्यूटन फोर्स लग रही है उस ब्लॉक के ऊपर, और यही आपका जवाब है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। मूव करते हैं 5 की तरफ। जी, पांचवा न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप विद द डायमीटर ऑफ 0.05 के एक पाइप जिसका डायमीटर 0.05 है उसमें से पानी गुजर है एट अ वेलोसिटी ऑफ, और पानी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इफ द पाइप नैरो टू अ डायमीटर, अगर उस पाइप का जो साइज है वो आगे जाके थोड़ा कम हो जाता है और उसका डायमीटर कितना रह जाता है 0.03 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट नैरो सेक्शन। आपने बताना है कि उस नैरो जगह पर पानी की कितनी वेलोसिटी होगी। तो मान लीजिए ये आपका पाइप आ रहा है सीधा, लेकिन आगे से ये थोड़ा सा नैरो हो गया। आपने यही बताना है कि इस नैरो जगह से जब पानी गुजरेगा तो पानी की कितनी स्पीड होगी। तो शुरू वाला जो इसका एरिया है इसका उसने डायमीटर आपको दे दिया हुआ है 0.05, इसका भी डायमीटर उन्होंने आपको दे दिया हुआ है 0.03, और इस बड़े वाले डायमीटर में जो स्पीड थी वेलोसिटी थी वो 2 थी, और आपने मालूम करना है छोटे वाले हिस्से में कितनी स्पीड होगी। तो पहले डाटा लिख लेते हैं हम। इनिशियल डायमीटर आ गया हमारे पास 0.05, उसके बाद इनिशियल स्पीड यानी कि यहाँ पर शुरू में जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी वो लिख ली। फाइनल डायमीटर आ गया 0.03, और अब आते हैं फाइंड हमने क्या करनी है फाइनल वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी तंग हिस्से के अंदर, तो फाइनल वेलोसिटी से हम कह देते हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हम उसी को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सारी वैल्यूज हम इसके अंदर 1/1 लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले का एरिया, मतलब कि इस वाले हिस्से का एरिया। एरिया तो दिया नहीं हुआ, उन्होंने हमें दिया हुआ डायमीटर, तो एरिया दिया नहीं हुआ। हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिकली जो एरिया होता है किसी भी, ये बेसिकली एक गोल सर्कल होता है ना शुरू से आगे से, तो एक सर्कल का जो एरिया होता है उसका तरीके का ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया के ऊपर, तो ये वाला एरिया फिर क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब एरिया 1 है तो आर के साथ भी 1 आ जाएगा। ये 1 सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पहले वाले जो क्रॉस सेक्शनल है उसका एरिया, उसका रेडियस है ये। आगे आ गया v1 इज इक्वल टू, एरिया 2 की जगह पर भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये सेकंड एरिया है तो आर के साथ भी 2 आएगा। ये ऊपर वाला जो 2 है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आ गया v2। अब इक्वल के दोनों तरफ जो चीज़ें सेम होती हैं वो कट जाती है, जैसे कि यहाँ पर पाई था इधर भी पाई था, ये दोनों कट गए। बाकी बच गया मेरे पास r1 का स्क्वायर v1 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर और v2। अब आपको पता है कि जो आपके पास डायामीटर होता है अगर उसको हाफ किया जाए तो वो किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो मतलब मैं r की जगह पे क्या लिख सकता हूँ d/2, तो r की जगह पर आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा 1, साथ में ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ गया v1 इज इक्वल टू, इस r की जगह पर भी आ जाएगा d2 डिवाइडेड बाय 2।
रेडियस जो है बेसिकली बराबर होता है d/2 के, तो d/2 आ गया। ये वाला 2 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वाला रेडियस था तो उसका उसके मुताबिक सेकंड वाला डायमीटर आएगा। ऊपर स्केयर था तो यहाँ पर भी स्केयर आएगा। आगे आ गया v2। अब ये जो स्केयर है आप ओपन कर दें तो ये बन जाएगा d1 का स्केयर, v1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर हो जाएगा 4। यहाँ पर भी जो स्केयर है वो d2 का अलग हो जाएगा और नीचे 2 का भी स्केयर है तो ये 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और साथ में क्या आ गया, v2 आ गया। फिर वही बात, दोनों तरफ सेम सेम हो गया तो वो कट गए। बाकी फाइनल जो मेरे पास बचा वो बचा d1 स्केयर v1 इज इक्वल टू d2 स्केयर और v2। अब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज इजीली पुट कर सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं d1 की, तो d1 दिया हुआ है 0.05, तो d1 की जगह पर आ गया 0.05। ऊपर स्केयर है तो हम भी स्केयर लगाएंगे। फिर v1 की बात करते हैं, शुरू में इसकी वेलोसिटी 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू d2 की बात करते हैं, सेकंड एरिया वो 0.03 था तो यहाँ पर आ गया 0.03। ऊपर स्केयर है तो हम भी स्केयर लगाएंगे और सेकंड वाली वेलोसिटी तो हमें मालूम करनी है। अब आप इसका स्केयर ओपन करेंगे तो इसका स्केयर ओपन करके आ जाएगा 0.0025 और आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका भी स्केयर ओपन करेंगे तो 0.0009 आ जाएगा, 0009 और साथ में था v2 तो v2 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये वाली भी इधर आके हो जाएगी डिवाइड 0.0009, ये पॉइंट है, इज इक्वल टू v2। अब आप यूं कर लें कि ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी जवाब आएगा उसके साथ फिर इसको डिवाइड कर दे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 5.555 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना भी ठीक है, इसे थोड़ा राउंड अप भी कर सकते हैं तो 5.5, इस 5 को ख़त्म करूंगा तो आगे वाले में एक जमा हो जाएगा तो 5.56 हो जाएगा। साथ में यूनिट आ गया वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। लें जी, आपने सेकंड वेलोसिटी मालूम करनी थी वो आपने कर ली, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और आप देख सकते हैं कि इस वाली वेलोसिटी ये ज़्यादा है, 5.56 है और ये जो पहले वाली वेलोसिटी थी वो 2 थी, मतलब कि खुले वाले जो पाइप होगा जहाँ से उसका साइज ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी 2 थी और कम वाली साइड पे 5.5 इतनी वेलोसिटी, मतलब उससे कई गुना ज़्यादा होगी। तो इसका ये मतलब है कि जब भी एरिया कम किया जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है। यही सारी बातें हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़नी है। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। जी, आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इसमें वो कहता है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसमें से इतनी स्पीड के साथ पानी गुजर रहा है एंड प्रेशर, और इतना ज़्यादा प्रेशर है एक पॉइंट पर, प्रेशर एट पॉइंट 1, मतलब कि मान लें ये पॉइंट आपका 1 ये है और इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 2 लाख है, तो 2 लाख पास्कल प्रेशर है आपका यहाँ पर। तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, चले, इतना प्रेशर है यहाँ पर और स्पीड कितनी है पानी की यहाँ से गुजरने की, वो है 3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी गुजर है। आगे वो कहता है एट दी नोजल, मतलब आगे जो नोजल लगी हुई है पाइप के आगे जिसको उसने पॉइंट 2 कहा हुआ है, मान ले वो ये पॉइंट है, इसे पॉइंट वो 2 कह रहा है। दी प्रेशर डिक्रीजेस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब पाइप के अंदर पहले जो 2 लाख प्रेशर था वो कम हो के कितना होगा, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इस पॉइंट पर। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसने खुद ही बता दिया हुआ है, ना भी बताता तो आपको जुबानी याद होना चाहिए। वो कितना होता है 101,300। तो पहले इतना था पॉइंट 1 पर प्रेशर, पॉइंट 2 पर प्रेशर कम हो गया कितना हो गया, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज, और यहाँ पर आकर जो पानी की स्पीड थी वो ज़्यादा होगी, पहले 3 थी तो यहाँ पर आके कितनी होगी 14 होगी। तो यहाँ पर पानी की जो स्पीड है
जिस स्पीड से पानी निकलेगा वो है 14 मीटर पर सेकंड। बल्कि ये निकलने की स्पीड नहीं है, ये बेसिकली स्पीड है इस पॉइंट 2 पर। तो इसको यहीं पर लिखते हैं, पॉइंट 2 पर जो स्पीड है वो होगी 14 मीटर पर सेकंड। आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एग्जिटिंग द नोजल। आपने पानी की स्पीड कैलकुलेट करनी है या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिस स्पीड के साथ पानी इस नोजल से बाहर आएगा। ठीक है, आगे उसने बता दिया हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी भी बता दी हुई है। पहले तो मैं डाटा लिखता हूँ, उसके बाद इसके अंदर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। पहले पॉइंट 1 की बात करेंगे तो वहाँ पे जो स्पीड थी वो उन्होंने दी थी, वो हमने लिख ली। वहाँ पे जो प्रेशर दिया था उसे भी हमने लिख लिया। तो वेलोसिटी को v1 कह दिया, प्रेशर को p1 कह दिया। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। तो पॉइंट 2 पर स्पीड 14 थी, वो भी लिख ली, और प्रेशर कितना था p2, वो भी हमने लिख लिया, और पानी की डेंसिटी दी हुई थी वो भी हमने लिख ली। फाइंड हमने क्या करना है, एग्जिटिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर की कितनी वेलोसिटी के साथ पानी बाहर निकलेगा, उसे मैं v2 कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये भी v2 है और ये भी v2 है। अब ये क्यों है ये मैं बताता हूँ, इसी के ऊपर बात करनी है हमने। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात देखें, जहाँ पर प्रेशर सेम है वहाँ पर वेलोसिटी भी सेम होगी। मिसाल के तौर पर मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर, पॉइंट 2 पर एटमॉस्फेरिक जितना प्रेशर है, पानी जब यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर फिजा में आएगा, तब भी तो इतना ही प्रेशर होगा ना। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो इतना ही होता है हर तरफ। तो इस पॉइंट 2 पर भी इतना प्रेशर है, और अगर पानी इस पॉइंट 2 से बाहर निकल जाता है, इधर भी आ जाता है, तब भी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में कितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, इतना ही है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट 2 पर भी उतना ही है और वहां से बाहर जब पानी आएगा तो बाहर वाले इन्वायरमेंट में भी उतना ही प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, तो स्पीड भी उतनी होनी चाहिए जितनी पहले थी। मतलब पॉइंट 2 पर जितनी स्पीड है बाहर आकर भी उतनी ही होनी चाहिए। स्पीड तब बदलती है जब प्रेशर बदलता है। अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। तो अगर पॉइंट 2 पर प्रेशर इतना है और यहाँ से बाहर आकर बाहर खुले इन्वायरमेंट में जब पानी आ जाएगा तब भी प्रेशर इतना है, तो जितनी स्पीड पॉइंट 2 पर है तो उतनी स्पीड बाहर भी होगी। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने तो खुद ही बता दिया हुआ कि बाहर आकर जो जब पानी बाहर निकलेगा तो कितनी स्पीड से निकलेगा, क्योंकि पॉइंट 2 पर 14 है तो बाहर आकर भी कितनी होगी, 14 होगी, और इतनी ही होती है। लेकिन मसला ये है कि ये जो 14 उन्होंने दी हुई है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये राउंड अबव करके लिखी हुई है। हम एग्जैक्ट फाइंड करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट कितनी स्पीड होगी। अदरवाइज उसने आपको हिंट के तौर पर पहले ही एक चीज बता दी हुई है कि 14 के करीब करीब का आपकी वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि प्रेशर चूंकि बदल नहीं रहा तो वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। जितनी वेलोसिटी पॉइंट 2 पर होगी वहां से बाहर आने के बाद भी उतनी वेलोसिटी होगी, क्योंकि जो प्रेशर था अंदर भी उतना ही है एटमॉस्फेरिक के बराबर, और जब पानी बाहर आ जाएगा तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम ही रहेगा। तो प्रेशर अगर नहीं बदल रहा तो वेलोसिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है उसको भी हमने क्या कह दिया, v2 ही कह दिया, क्योंकि बेसिकली ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक ही है, सेम ही है, बराबर ही है। बस ये वाली जो वैल्यू लिखी है ये राउंड अबव करके उन्होंने लिखी हुई है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ से अब हम जो निकालेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। चले अब अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे अपनी बर्नौली थ्योरम को। तो हमने लिख दिया यूजिंग बर्नौली थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है, इसके मुताबिक P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस फिर डेंसिटी G और H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 स्क्वायर और प्लस डेंसिटी G H2 आ जाएगा। अब जैसा कि हमारे सवाल के अंदर जो पाइप है हॉरिजॉन्टल है, ऐसा नहीं है कि पाइप कहीं से ऊपर ऊंचा था कहीं से नीचे था, तो फिर हाइट का फर्क पड़ जाता है। अब तो पानी की हाइट बराबर है, हॉरिजॉन्टल है, तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि चूंकि पानी हॉरिजॉन्टल है तो दोनों की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। मतलब H1 और H2 सेम ही होगा, दोनों पॉइंट्स पर पानी की जो हाइट है वो सेम है।
तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि H1 जो है वो किसके बराबर है, H2 के। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे मैं रीज़न भी दे देता हूँ कि पाइप इज हॉरिजॉन्टल, इसको पूरा लिखते हैं, सिंस पाइप इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, जैसे कि पाइप हॉरिजॉन्टल है इसलिए ये बराबर होगी हाइट। अब मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, P1 भी एज इट इज रहेगा प्लस 1/2 भी एज इट इज रहेगा, डेंसिटी V1 स्केयर प्लस डेंसिटी GH सिंपल आएगा। अब 1 नहीं लिखूंगा यहाँ पे मैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा, ये भी डेंसिटी V2 स्केयर प्लस डेंसिटी G भी एज इट इज, H की जगह पर सिंपल H आ जाएगा, H2 है ना, सिंपल H आ जाएगा। अब देखिए इक्वल की दोनों तरफ ये वाला हिस्सा सेम सेम हो गया, सेम सेम आपस में कट जाते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, बाकी जो बचेगा वो ये बचेगा, इसके साथ 1 था, बच गया P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 स्केयर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 डेंसिटी और V2 का स्केयर। हमें मालूम क्या क्या करना है, वेलोसिटी करनी है सेकंड वाली, तो V2 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस वाली वैल्यू को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी सारी दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो ये जो P2 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो P1 माइनस कर देता हूँ P2 को इसमें से, और बाकी ये वाली रकम तो पहले ही इधर थी, ये ऐसी रहेगी, प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्केयर इज इक्वल टू, ये तो उधर चला गया था, यहाँ बच गया 1/2 डेंसिटी V2 का स्केयर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 की बात की जाए तो वो 2 लाख था हमारे पास, हाँ जी 2 लाख था, और ये था 101,300, तो P1 की जगह पर आ गया 2 लाख माइनस P2 की जगह पर 101,300 आ गया, प्लस 1/2 एज इट इज, पानी की जो डेंसिटी थी वो 1000 थी, और V1 का स्केयर मतलब पहले कितनी वेलोसिटी थी, V1 3 थी, तो V1 की जगह पर आ जाएगा 3 का स्केयर इज इक्वल टू 1/2 है भी एज इट इज, डेंसिटी यहाँ पर भी 1000 आ जाएगी, और V2 हमें मालूम करना है तो वो एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 98,700 ये आ जाएगा, प्लस अब देखिए 1000 2 पे डिवाइड होगा तो 500 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्केयर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, ये भी 1000 2 पे डिवाइड होगा तो 500 बच जाएगा, और साथ में आ गया V2 का स्केयर। अब ये जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आएगा इसमें जमा कर दें, तो टोटल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 103,200 इज इक्वल टू 500 V2 का स्केयर। अब 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, तो 103,200 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू V2 का स्केयर। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 206.4 V2 का स्केयर। अब देखें ये स्केयर में वैल्यू है, स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा अंडर रूट। अब अंडर रूट मैं यहीं पर ही साइड पे ही ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा जगह ना हमें यूज़ करनी पड़े, बाकी काम यहीं पर ही हो जाएगा, तो इधर कर लेते हैं हम। तो V2 का स्केयर लेना हमने, अच्छा इसको मुकम्मल तौर पे मैं ज़रा अलग कर देता हूँ इस तरीके से। V2 का स्केयर इज इक्वल टू वैल्यू आई थी 206.4। अब स्केयर ख़त्म करना है ना तो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो V2 इज इक्वल टू, जब इसका हमने अंडर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 14.366 आ गया, राउंड अबाउट कर लेते हैं तो V2 इज इक्वल टू 14.37 हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और यही आपका जवाब है। अब देखें कि ये सेम वही नहीं आ गया जो मैं आपको बात कर रहा था कि उसने बेसिकली जवाब आपको पहले दे दिया हुआ है, क्योंकि प्रेशर तो सेम है, 0.2 पर भी इतना ही, और यहाँ से पानी का
पानी जब बाहर निकलेगा तब भी प्रेशर सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम ही होनी चाहिए। यहाँ पर 14 थी और जब बाहर निकली तब कितनी आई, तब देखिए आगे 14.37। तो बेसिकली यहाँ पर भी इतनी होगी 0.2 पर, लेकिन वो राउंड अप करके उसने लिखी थी तो सिर्फ लिख दी 14। हमने जब फाइंड की तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वाली वैल्यू मिल गई 14.37। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे ये वाला न्यूमेरिकल। इसके बाद कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 इसमें लिखा है अ टैंक फिल्ड विद वाटर हैज़ होल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। वो कहता है एक टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उस टैंक के अंदर एक होल है। वो होल कितनी गहराई पर है, उस होल की जो हाइट दी हुई है उन्होंने वो 5 मीटर दी हुई है। ठीक है, जी हाँ 5 मीटर। आगे वो कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल। आपने बताना है कि इस सुराख से पानी कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर आ रहा है। अब इसकी ये जो हाइट है ना, बेसिकली हाइट आती कैसे है, हाइट का तरीकेकार ये होता है, हम देखते हैं बॉटम से लेकर सरफेस तक टोटल हाइट कितनी होगी h1। इसमें से आप अगर माइनस कर दें इस सुराख की जो हाइट है, सुराख की हाइट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक h2। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम h1 में से माइनस कर देते हैं ये वाली हाइट h2 वाली, तो हमारे पास कौन सी हाइट आ जाती है, एग्जैक्टली इस होल की हाइट आ जाती है कि ये होल सरफेस से कितना नीचे है, तो वो एज के बराबर आ जाएगा। तो इसकी हाइट को हमने एज कहा हुआ है। ठीक है, तो इस h1 में से मैं अगर h2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला हिस्सा बचेगा, और ये किसके बराबर है, एज के ही बराबर है। यही बात हमने लिख दी कि h1 में से h2 को निकालेंगे तो एज आ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने डाटा में लिखना है। अब डाटा लिखते हैं जी। सबसे पहले उन्होंने हाइट दी हुई है एच, वो किसके बराबर है, h1 माइनस h2 बराबर है 5 मीटर के। जी की वैल्यू दी तो नहीं हुई लेकिन फॉर्मूले में यूज होनी है इसलिए हमने लिख ली, और हमें पता वो बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड की तरफ आते हैं, वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है टोरिसेली थ्योरम, उसी थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो उसके मुताबिक वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है √2g ब्रैकेट h1 माइनस के h2। ये टोरिसेली थ्योरम में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, बस लिखना है और आंसर आ जाना है। v इज इक्वल टू √2 एज इट इज, g की वैल्यू है 9.8, h1 माइनस h2 आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमने 5 निकाली हुई है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। v इज इक्वल टू, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 98, और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 9.89 मीटर पर सेकंड। और इसको आप राउंड अप करके लिख लें, v इज इक्वल टू 9.9 खत्म करेंगे 8 में 1 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ या इतनी वेलोसिटी के साथ जो पानी है वो उस होल में से बाहर निकलेगा। तो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल नंबर 7 था। मूव करते हैं 8 की तरफ। जी, 8वां और आखिरी आपके पास आपका न्यूमेरिकल है। इसमें वो कहता है कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप। मतलब बारिश का कोई कतरा है जो कि गोल है, स्फेयर की शक्ल में है, आपने उसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब विद द रेडियस, उसका रेडियस दे दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, फॉलिंग थ्रू द एयर, हवा में से वो ड्रॉप गिर रहा है, मतलब गुजर रहा है। आगे बताया हुआ है कि उन्होंने आपको कोएफिशिएंट दे दिया हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी का, वो 19 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है, और डेंसिटी भी दे दी हुई है वाटर की, वो है 1000। ठीक है, तो डाटा लिखते हैं हम। सबसे पहले उन्होंने हमें रेडियस दिया हुआ था तो हमने रेडियस की वैल्यू लिख ली, रेडियस बराबर था 0.5। अब साथ में मिलीमीटर था, तो मिली ख़त्म करने के लिए मैंने मिली की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻3। अब अगली जो चीज़ उन्होंने दी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को ईटा भी कहा जाता है। अच्छा, आगे उसकी वैल्यू जो दी थी वो हमने लिख ली। नेक्स्ट उन्होंने हमें जो दिया हुआ डेंसिटी दी हुई थी वो भी हमने लिख ली।
ठीक है, फाइंड की तरफ आते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब आते हैं सोल्यूशन में। सीधा सीधा एक टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है 2g r स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं सारी, तो वी टी इज इक्वल टू 2b एज इट इज, जी की वैल्यू होती है 9.8, आर उन्होंने दे दिया था वो हमने निकाला 0.5 10 की पावर -3, तो 0.5 10 की पावर -3 आ गया। आगे डेंसिटी जो थी वो 1000 थी डिवाइडेड बाय 9b एज इट इज, और ईटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 19 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ले जी वैल्यूज पुट कर दिया। अब सिंपल आपकी कैलकुलेटर का सारा खेल है। अच्छा, आर के ऊपर स्केयर था तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आएगा। अच्छा, मैं इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को भी, 9.8 को भी और 1000 को भी, क्योंकि ये सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है, तो पहले इसका स्केयर ओपन करना पड़ेगा। तो पहले ये 3 मल्टीप्लाई कराते हैं हम। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 19600। अब बारी है इसके स्केयर की, तो स्केयर ओपन करेंगे तो 0.5 का जब मैं स्केयर लूंगा तो वो आएगा 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है ना, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर -6 आ गया डिवाइडेड बाय ये 9 और 19, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 171 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आपके पास एज इट इज आएगा। अब आप देखिए ऊपर नीचे ये सेम होगी, पावर ये कट गई और बाकी वैल्यूज सीधा सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है। मतलब ऊपर वाली ये दो वैल्यूज हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4900 डिवाइडेड बाय नीचे है 171। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो जवाब आ जाएगा हमारे पास 28.65 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ले जी, इस तरीके से आपने इनकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ सारे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए। कहीं पर किसी भी न्यूमेरिकल में इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तब भी आप कमेंट लाजमी किया करें वीडियो को, और अच्छी लगने के बाद भी वीडियो को लाइक भी किया जाता है, शेयर भी किया जाता है, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।